चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ another very important chapter, law relating to registration of documents. Again, old syllabus new syllabus दोनों में ही ये चैप्टर है और दोनों में ही रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है. चलिए डिस्कस करते हैं लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. हैव यू एवर सीन अ रजिस्ट्री? रजिस्ट्री देखी है? रजिस्ट्री सुनी है? अच्छा, कभी आपको अपने घर पर कोई ऐसे पेपर्स मिले जिसके ऊपर ऐसे स्टैम्प पेपर लगा हो और घर वालों ने कहा हो बहुत जरूरी पेपर है, वहीं रख दो चुपचाप, और आपने डर के मारे वहीं रख दिया हो? बस वही रजिस्ट्री है जो आपसे छिपाई जा रही है. ओके, क्या पता है, कुछ सुना है रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस रजिस्ट्री ऑल अबाउट? चलो सबको छोड़ो, रजिस्ट्री छोड़ते हैं. मान लीजिए हम आपको कोई लैंड बेचना चाह रहे हैं. अब आप यहाँ रोज आते हैं एकेडमी, आपको जगह पसंद आ गई, आपने कहा क्यों ना बिल्डिंग खरीद ली जाए. तो आपने हमसे संपर्क किया, आपने कहा मैम हम ये बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं. हमने कहा ठीक है 100 करोड़ में ले लो. कम लगा दी. अब आप अपने ही बच्चे हो, रोज आते हो, तो ठीक है चलो, ना मेरी ना तुम्हारी 100 करोड़. ठीक है, तो हमने आपसे इस लैंड को, इस बिल्डिंग को बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहा कि हम हो गए सेलर, आप हो गए बायर, और हम ये बिल्डिंग आपको सेल करेंगे. ठीक है, इसके लिए हम लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमने और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि हम ये बिल्डिंग आपको 100 करोड़ में सेल कर रहे हैं और जो बायर है वो ये बिल्डिंग 100 करोड़ में खरीदने को तैयार हो गया. ठीक है, इससे हमने आपको बिल्डिंग की चाबियां तो दे दी और आपने हमको पैसा तो दे दिया, लेकिन ये जो बिल्डिंग है, आपको पता होगा कि जितनी भी हाउसेज हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये सब हर सिटी के म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में चढ़े हुए होते हैं. ये बात पता है आपको? तभी तो आपका हाउस टैक्स वगैरह आता है. ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में चढ़े हुए होते हैं कि सच एंड सच हाउस है, इतना बड़ा एरिया है, उसका मालिक ये पर्सन है, सच एंड सच पर्सन इज द ओनर ऑफ दैट हाउस. ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड्स म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट, आई होप म्यूनिसिपैलिटी समझते हैं, म्यूनिसिपल नगर निगम जैसे अपने यहाँ है. तो क्या हो रहा है कि इस हाउस के जो डिटेल्स हैं वो गवर्नमेंट के पास यानी म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड हैं कि हम इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं. अब हमने आपको ये बिल्डिंग बेच दी, आपने हमको पैसा दे दिया, हमने आपको चाबी दे दी, हमारे बीच में तो ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में अभी भी क्या चढ़ा हुआ है कि हम इसके ओनर हैं. द सेलर इज द ओरिजिनल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी. आई बात समझ में? अब मेरे और आपके बीच में ट्रांजैक्शन तो हो गया. आप अगर अब ये प्रॉपर्टी किसी और को बेचना चाहें, अगेन आप बेच नहीं पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट की नजरों में अभी तक इस प्रॉपर्टी का सेल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ. ठीक है, नाउ लीगल तरीका ये होता है कि अगर हम आपको कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन किसको देनी पड़ती है? हमें ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट को, यानी हमें उनके रजिस्टर में एंट्री करवानी पड़ती है. ठीक है, वहां पर एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में सबके डिटेल्स लिखे हैं. ठीक है, कि सच, इसीलिए तो आपको घर का नंबर मिलता है, वरना पहचान कैसे होगी? हाउस नंबर होता है आपका, इसीलिए नंबर मिलता है. अब उनके रिकॉर्ड्स में लिखा है सच एंड सच नंबर का जो हाउस है उसका इतना एरिया है और उसका ओनर सच एंड सच पर्सन रजिस्टर्ड है. अब उसी को देख के आपका हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब कुछ जनरेट होता है. ठीक है, फाइन. अब हुआ क्या, हमने और आपने ट्रांजैक्शन कर लिया और हमने ये बात अगर म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट यानी नगर निगम को नहीं बताई तो उनके रिकॉर्ड्स में कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं चढ़ा हुआ है. इससे रिस्क हमेशा होगा किसको? बायर को. बायर को हमेशा इस बात का रिस्क होगा कि कल को सेलर ने डिनाई कर दिया, सेलर ने मना कर दिया कि भैया हमने तो तुमको कोई प्रॉपर्टी बेची ही नहीं थी. बायर इसको प्रूव नहीं कर पाएगा कि ये सेल का ट्रांजैक्शन हुआ था. इसलिए बायर अपने प्रोटेक्शन के लिए ये कहता है कि जब भी प्रॉपर्टी सेल हो तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो हम जाके सबसे पहले म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में करवा दें. ठीक है, यानी कि बायर और सेलर दोनों म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट जाएंगे, वहां जाके रिकॉर्ड्स में पुराने वाले ओनर का नाम हटाया जाएगा और नए वाले ओनर का नाम चढ़ा दिया जाएगा. ये जो हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें हमने उनके रजिस्टर में जाके एंट्री करवाई है, इसी को कहा जाता है रजिस्ट्री. ठीक है, किसी भी घर की या किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना. ठीक है, आपने एक लैंड परचेज करी, आपने एक शॉप परचेज करी, कुछ भी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी अगर हम परचेज कर रहे हैं तो अपने ट्रांजैक्शन के साथ साथ हमें
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में भी उसे चढ़वाना पड़ता है। उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है कि बायर एंड सेलर दोनों को रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना पड़ता है, वहां जाके उसका ट्रांजैक्शन करना पड़ता है उनके सामने वो पूरा ट्रांजैक्शन होगा, रिकॉर्ड्स में एंट्री चढ़ेगी, तब लीगली बायर उस प्रॉपर्टी का ओनर मान लिया जाएगा। ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है इसको क्या कहा जाता है? रजिस्ट्री। अब सरकार ये कहती है कि भाई तुम प्रॉपर्टी बेच रहे हो, बायर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, और दुनिया की हर चीज में अगर टैक्स लगा है तो हम ये ट्रांजैक्शन कैसे छोड़ दें? तो सरकार कह रही है अगर तुम प्रॉपर्टी बेच रहे हो और कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो आपको करना ये है कि हमको भी टैक्स देना है, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा सरकार को? नहीं, हम बताएंगे, हम पढ़ाएंगे, ऐसे कैसे, ठीक है। सरकार को पता कैसे चलेगा? आप यहाँ रोज आते थे, एक दिन हम लोग ने कहा कि चलो एक काम करते, बिल्डिंग बेच देते हैं। हमने आपसे कह दिया कि प्रॉपर्टी ले लो, चाबियां लेते जाना, आपने पैसे दे दिए, काम खत्म। तो सरकार ने कहा ट्रांजैक्शन पकड़ में कैसे आएंगे? तो उन्होंने एक नियम बना दिया। उन्होंने कहा हर ट्रांजैक्शन पे हमको टैक्स चाहिए, और पता कैसे चलेगा? इसलिए आप जिस पेपर पे अग्रीमेंट बनाओगे वो पेपर होना चाहिए स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर देखा है? वही ऊपर जो नोट लगा होता है, वो नोट नहीं होता है। पता चला कैंची से काट के उसकी ब्रेड खरीद लाए कि 50 रुपए का स्टैम्प पेपर घर पे पड़ा था, 50 का नोट नहीं मिल रहा था, आपने स्टैम्प पेपर उठाया, कैंची चलाई, इतना बड़ा काट के उसकी ब्रेड ले आए, वो स्टैम्प पेपर है। तो सरकार ने एक रूल ये बनाया, कोई भी जो ट्रांजैक्शन होगा वो स्टैम्प पेपर पे होगा, और स्टैम्प पेपर पे होने का मतलब ये होता है जितने रुपए का आपने स्टैम्प पेपर खरीदा है उतने रुपए का टैक्स आपने जमा कर दिया है। कहां पर? सरकार के पास। तो आपने कई बार देखा होगा किसी लीगल ट्रांजैक्शन के लिए, या मे बी कॉलेज में भी जब आप एडमिशन लेते हैं तो कई बार एक एफिडेविट बनवाना पड़ जाता है। तो वो कहते हैं 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट बनवाओ। 10 रुपए के स्टैम्प पेपर का मतलब क्या हुआ? 10 रुपए का टैक्स जाता है सरकार के पास। कभी किसी ने स्टैम्प पेपर खरीदा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव परचेज्ड अ स्टैम्प पेपर एवर? हाँ, मंगवाए, यही है, हम बड़े लोग, है ना। हाँ, एक्चुअली में जितने लोगों ने यूज भी किया होगा उन्होंने मंगवाया ही होगा, स्टैम्प पेपर लेते आना, ठीक है। हम बड़े लोग, हम कहाँ खुद खरीदने जाएंगे, ठीक है। अगर किसी ने भी, एनी वन ऑफ यू हैज एवर परचेज, खुद जाके शॉप से लिया हो? मंगवाया नहीं, खुद जाके लिया हो। अगर आपने खुद लिया होगा तो आपको पता होगा वो आपका नेम और एड्रेस भी पूछता है स्टैम्प पेपर लेते वक्त। अब जिन्होंने मंगवाया है उनको क्या पता। तो एक आपका होमवर्क है, ज्यादा खर्चा नहीं है, 10 रुपए का खर्चा है, आपको स्टैम्प पेपर खरीदना है। पहले बताओ खरीदोगे कहां से? कहीं नहीं, स्टेशनरी की दुकान में जाएंगे, स्टैम्प पेपर खरीद लेंगे। इसीलिए ये होमवर्क दे रहे हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्टैम्प पेपर खरीदना का है। कुछ बच्चे तो अभी फोन निकाल के अमेज़न पे डालेंगे 10 रुपीज स्टैम्प पेपर, कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले समय में आने भी लग जाए। तो सबसे पहले आपको, ठीक है, करना ये है कि आपको ये पता करना है स्टैम्प पेपर खरीदा कहां से जाता है। उसके बाद 10 रुपए का स्टैम्प पेपर खरीदना है। उसका करना कुछ नहीं है, बस लेके रख लेना और फिर हटा देना भले ही। आई जस्ट वॉन्ट कि आपको पता चले स्टैम्प पेपर खरीदा कैसे जाता है। वैसे वो बात अलग है कि अब ये सिस्टम पुराना हो गया है, अब ई स्टैंपिंग चल गया है, वो हम बताएंगे सब आगे स्टैम्प एक्ट में। बट फिलहाल हम आपको ये बता रहे थे, जब आप स्टैम्प पेपर खरीदते हैं तो वो आपसे आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब पूछता है। क्यों पूछता है पता है? बिकॉज दैट इज अ टैक्स यू आर पेइंग। तो जब भी हम टैक्स पे कर रहे हैं तो उसके लिए उसको वो रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है कि किसके नाम पे, और वो अपने रजिस्टर में एंट्री भी करता है कि ये स्टैम्प पेपर हमने खरीदा, ठीक है। एक और चीज, जब स्टैम्प पेपर खरीदना तो लेट से मान लो आज व्हाट इज द डेट, आई थिंक 5 तारीख है, ठीक है। उनसे ये पूछना क्या हमको 20 जून का स्टैम्प पेपर मिल सकता है? टुडे इज 5 जुलाई, ठीक है। आज आप जाओगे तो आपको आज का स्टैम्प पेपर मिलेगा। उनसे ये पूछना हमको 20 जून का स्टैम्प पेपर मिल सकता है, बैक डेट का, जो डेट निकल गई उसका स्टैम्प पेपर, ठीक है। बस ये पूछना, देखो वो क्या बोलता है। परेशान ना हो, जेल में नहीं बंद कर देगा, ठीक है। करेंगे होमवर्क, कुछ थोड़ा एफर्ट लेंगे अपनी लाइफ में, और कुछ कहने देखते हैं क्या कर सकते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या कर सकते हैं ना। अरे कुछ तो करो भाई। तो ट्राई करिएगा, सीखने के लिए है सर, बिकॉज जब आप CS बन जाओगे तो सारी चीजें सब यही है, लीगल डिपार्टमेंट सब यही है। फिलहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट आई वाज टेलिंग यू
कि सरकार ने कहा हमको पता कैसे चलेगा ट्रांजैक्शन का, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आप जो भी सेल परचेज का ट्रांजैक्शन करो दैट हैज टू बी डन ऑन द स्टैम्प पेपर। ठीक है, स्टैम्प पेपर की स्टैम्प ड्यूटी होती है। स्टैम्प ड्यूटी का मतलब हो गया टैक्स। ठीक है, तो जैसे मान लो वो कहते हैं ट्रांजैक्शन का 1% स्टैम्प ड्यूटी है, तो अगर आपका 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन है तो उसके 1% का स्टैम्प ड्यूटी हुई और उतने पैसे के स्टैम्प पेपर आपको खरीदने पड़ते हैं, और वो जो अग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है वो स्टैम्प पेपर पे ही लिखा जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो अब कोई स्टैम्प ड्यूटी देने से बच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है तो स्टैम्प पेपर में लिखना पड़ेगा, स्टैम्प पेपर में लिखना है तो स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा, और स्टैम्प पेपर खरीदते ही आपने सरकार को क्या दे दिया? टैक्स। किसी भी प्रॉपर्टी के सेल के ट्रांजैक्शन में ये दो चीजें होती हैं, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्री। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, स्टैंपिंग एंड रजिस्ट्री। स्टैम्प की जब हम बात करते हैं दैट इज अ पर्टिकुलर टैक्स जो हम सरकार को देते हैं, जिसके ऊपर जो लॉ लगता है दैट इज इंडियन स्टैम्प एक्ट, वो एक अलग चैप्टर है, अलग लॉ है। और यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात है रजिस्ट्री की। रजिस्ट्री क्या हुई? जब आप स्टैम्प पेपर पे वो अग्रीमेंट करते हो, तब आप वो अग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट लेके जाते हो रजिस्ट्रार के ऑफिस। ठीक है, रजिस्ट्रार का ऑफिस कोर्ट में होता है, ठीक है, जो कचहरी है अपनी, वहां जाके आप ऑफिस में जाते हो जहां पे रजिस्ट्रार बैठा हुआ है, उसको आपको अपना स्टैम्प पेपर वाला कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हो। वो सबसे पहले देखेगा कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट स्टैम्प पेपर में हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर वो उस ट्रांजैक्शन के डिटेल्स को अपने रजिस्टर में नोट कर लेता है, और फिर वो रजिस्ट्री की कॉपी किसको दे देता है? बायर को। और ये वही रजिस्ट्री है जो प्रूफ है इस बात का कि आप इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, और ये वही रजिस्ट्री है जो आपके घर में बहुत संभाल के रखी हुई है। आज अपने घर में जाना और जो सबसे संभाल के रखने वाली जगह होती है लॉकर वॉकर, वो खोल डालना, देखना क्या क्या है। थोड़ी डांट पिटेगी घर वालों से, उनसे कहना लॉ पढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फाइन। तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रजिस्ट्री एंड स्टैंपिंग। तो किसी भी सेल ट्रांजैक्शन में, किसी भी परचेज ट्रांजैक्शन में एक बनती है सेल डीड। डीड का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। उस सेल डीड, वो सेल डीड बनती है स्टैम्प पेपर पे, जिससे हम पे करते हैं स्टैम्प का टैक्स, और फिर उस स्टैम्प पे बने हुई अग्रीमेंट की होती है रजिस्ट्री। ओके, एक बात और समझिए, दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना और रजिस्ट्री होना। ये दो अलग अलग चीजें हैं। मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमने रजिस्ट्री नहीं कराई, ठीक है, इससे हुआ क्या? गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में अपडेटेड नहीं है, तो मेरे और आपकी नजरों में तो सेल हो गई, लेकिन सरकार की नजरों में सेल नहीं हुई है। ठीक है, इसका मतलब मेरे और आपकी नजरों में ट्रांजैक्शन डन है, एग्जीक्यूट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रजिस्ट्री नहीं हुई। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हम लोग लैंड परचेज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने लैंड परचेज कर ली, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं करवाई। हम रजिस्ट्री करवा लेंगे जब करवाना होगा, ऐसे बहुत लोग करते हैं। लैंड परचेज कर ली, या कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, जो फ्लैट्स बनते हैं तो बिना बने ही बुक करा लेते हैं। ये देखा है आपने कि अभी लैंड पड़ी हुई है, अभी बनाना शुरू नहीं किया है, तो उन्होंने क्या किया, पहले से बुक करा लिया या पहले से फ्लैट परचेज कर लिया। एक बात बताओ, जो चीज बनी नहीं है उसकी रजिस्ट्री हो सकती है? तो उन्होंने बुक करा लिया, खरीद लिया, रजिस्ट्री कब होगी? जब वो बन जाएगा और उसकी पोजेशन हैंडओवर कर दी जाएगी। ठीक है, तो जो भी रजिस्ट्री के पहले परचेज कर रहा है, एक तरह से देखा जाए ही इज इन अ पोजीशन ऑफ रिस्क, क्योंकि अभी उसके पास ओनरशिप का कोई लीगल प्रूफ नहीं है। तो दो बातें हो गई, एक चीज हुआ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना, और एक चीज हुआ रजिस्ट्री होना। ये जो रजिस्ट्री होती है, जो रजिस्ट्रार के पास कराई जाती है, कोर्ट में होती है, इसके ऊपर एक लॉ लगता है। वो लॉ कौन सा होता है? रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब बात समझ में आई? हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? रजिस्ट्रेशन एक्ट ये बताएगा सबसे पहले कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। ठीक है, किनका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, किनका रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, कौन कौन रजिस्ट्री करवा सकता है, ये सारी चीजें इस एक्ट में कवर्ड हैं, जिनको हम लोग कहते हैं लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अच्छा, इतनी बात समझाने के बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे। सेम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मेरे और आपके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, हमने आपको ये बिल्डिंग बेच दी, आपने हमको पैसे दे दिए। ठीक है, और हमारा और आपका एक म्यूचुअल ट्रस्ट था, एक दूसरे पे भरोसा था। आपने कहा मैम पे बहुत भरोसा है, हमने कहा थोड़ा बहुत तो हमें भी है आप पे। ठीक है, वैसे भी मेरा भरोसा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो कैश मिलना है, हम आप पे भरोसा करें। ये बात आपको समझ में आती है?
आप काम पे भरोसा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सिर्फ चाबियां मिलनी है। तो हमने किया क्या, हमने आपसे कहा बिल्डिंग ले लो, कहाँ हम लोग स्टैंप ड्यूटी देंगे, कहाँ रजिस्ट्री करवाएंगे। पहले तो स्टैंप ड्यूटी देने में स्टैंप का खर्चा, ठीक है, फिर अगर हम रजिस्ट्री करवाने जाएंगे उसका अलग खर्चा। इन सारे खर्चों से बच के काम करते हैं। हम दोनों को एक दूसरे पे बहुत भरोसा है, ठीक है, तुम आज से इस बिल्डिंग की चाबियां ले लो, तुम हमको 100 करोड़ रुपए दे दो, हमारे बीच में ये ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। बताइए ये वैलिड है कि इनवैलिड है? हम लॉ में जो भी पूछे उसका आंसर थोड़ा सोच के दिया करो। ये वैलिड है कि इनवैलिड है? इनवैलिड। हाउ मेनी ऑफ यू से दिस इज इनवैलिड? इसमें भी हाथ नहीं उठा पा रहे हो, मतलब समझिए पहले झुंड में आवाज आई इनवैलिड, फिर हमने कहा कौन है कह रहा है इनवैलिड, किसी ने हाथ नहीं उठाया। भूत भी बैठे क्या यहाँ? हाँ बेटा, लीगल प्रूफ नहीं है। हाँ बिल्कुल, वही पूछ रहे वैलिड है कि इनवैलिड? इनवैलिड है। हाउ मेनी ऑफ से इट इज इनवैलिड? बी कॉन्फिडेंट इनफ। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनका क्या कहना है? हम 5 मिनट बाद बताएंगे, जब सही आंसर पता चल जाए फिर बताएंगे। हाउ मेनी ऑफ से इट इज वैलिड? ओके, व्हाई वैलिड? वैलिड है पर रिस्क पे है। ओके, वैलिडिटी इनवैलिडिटी पता कैसे चल रही है? पता इन द सेंस कि मेरे आपके बीच में ट्रांजैक्शन हो गया, हम लोग खुशी खुशी रहने लग गए, किसी को क्या दिक्कत है? किसी को क्या पता? हमें ये बताओ, हमने आपको चाबियां दे दी, ठीक है, आपने हमको 100 करोड़ दे दिए। अब इस बिल्डिंग में जो लोग रेंट पे थे वो आपको किराया देने लग गए, ठीक है, आप इसके ओनर, अब हम नहीं आते इस बिल्डिंग में, हम अपने पैसे लेके खुश हैं और हम लोग जिंदगी भर ऐसे खुशी खुशी रहने लग गए। कोई दिक्कत इस ट्रांजैक्शन में? लीगैलिटी इलीगैलिटी कब सामने आएगी? लीगल इलीगल सामने तब आता है जब डिस्प्यूट होता है। अनटिल एंड अनलेस, एक बात बताओ, आप बिना हेलमेट के स्कूटी से घूम के घर वापस आ गए, वैलिड था कि इनवैलिड? आ गए ना घूम के। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब तक आप रास्ते में पकड़े ना जाओ, चालान ना हो, तब तक दुनिया में सब कुछ वैलिड है। हमने किसी को मार दिया, वो खुशी खुशी मर गया। एनीवेज, किसी भी चीज की डिस्प्यूट जब तक अराइज नहीं होगी, आप समझो होगा क्या। हमने आपको चाबियां दे दी, अब मेरा इस बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं, इस बिल्डिंग से जो भी आता है, हाउस टैक्स वाटर टैक्स की रसीद मेरे नाम पे आती है, हम आपको दे देते, आप पे कर देती हो, आपने हमको पैसा दे दिया, जो यहाँ किराए पे है वो आपको दे देंगे। अब इसमें प्रॉब्लम कब आएगी? पहली प्रॉब्लम तब आएगी जब आप इसको फर्दर बेचना चाहो, फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड, जब आप इसको गिरवी रखना चाहो तब। थर्ड, हमने आपसे 100 करोड़ ले लिए, एक हफ्ते बाद हमने कहा निकलो बाहर, मेरी जमीन है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने कहा अरे मैम हमने आपको 100 करोड़ दिए हैं। हमने कहा कौन सी मैम, कौन से 100 करोड़? आपने कहा धोखा दिया। हमने कहा तो क्या हुआ? यू डोंट हैव एनी प्रूफ। तब, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब तक कोई डिस्प्यूट ना हो, आपको पता है जब तक डिस्प्यूट ना हो लॉ की जरूरत ही नहीं है। लॉ की जरूरत ही तब पड़ती है जब डिस्प्यूट अराइज हो। डिस्प्यूट अराइज हुई, अब कोर्ट के पास गए, अब कोर्ट कहेगा अच्छा सेल ट्रांजैक्शन हुआ है, दिखाओ स्टैम्प पेपर, आप कहोगे नहीं है, दिखाओ रजिस्ट्री, नहीं है। समझ में आया? ये रिस्क ना हो इसलिए बायर रजिस्ट्री करवा लेता है। तो अगर स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में, रजिस्ट्रेशन चार्जेस बचाने के चक्कर में आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। वैलिड इनवैलिड तो तब आएगा ना जब डिस्प्यूट होगी। कौन कौन घोषित कर रहा है वैलिड है कि इनवैलिड है? तो आप चलाते रहो, बट देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। इसलिए कोई भी चीज परचेज करने के पहले उसकी रजिस्ट्री करवाना जरूरी है, रिस्क की वजह से जरूरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दो चीजें होंगी ट्रांजैक्शन में, एक होगा स्टैंप करवाना, स्टैंप पेपर जिससे स्टैंप का टैक्स जाता है सरकार को, और एक होता है रजिस्ट्री। अब क्या होता है, जैसे पहले क्या होता था, 1 लाख रुपए का मान लो स्टैंप ड्यूटी लगी, तो 1 लाख रुपए के स्टैंप पेपर खरीदने पड़ते थे। और 1 लाख के समझ गए, जैसे डिनोमिनेशन में होते हैं 500 के, इतने खरीद लिए, फिर इतने खरीद लिए, तो वो स्टैंप पेपर खरीदने पड़ते थे। उसके ऊपर डीड लिखी जाती थी, ठीक है। अगर कभी आपने देखा हो तो ऊपर स्टैम्प पेपर होता है, उसके नीचे से डीड शुरू होती है, ठीक है। अब सरकार ने कहा कि देखो पन्नों अन्नों में हमें बेसिकली कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ग्रीन इनिशिएटिव के देखते हुए ई स्टैंपिंग कर दी है। ई स्टैंपिंग में सीधे सीधे उन्होंने ये कहा कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन पे ई स्टैंपिंग, यानी आप एक इलेक्ट्रॉनिक खाता बता दिया, उन्होंने कहा इस अकाउंट में इतना इतना पैसा जमा कर दो, हम तुम्हें एक सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है।
वो सर्टिफिकेट तुम लगा दो अपने पेपर्स के ऊपर, दैट इज अ वैलिड स्टैम्प पेपर, और फिर आप रजिस्ट्री करवा लो। बेसिकली अगर आप रजिस्ट्री करवाने जाओगे और आपके पेपर स्टैम्प्ड नहीं है तो वो रजिस्ट्री थोड़ी ना करेगा। तो वो कह रहे हैं कि अब स्टैम्प पेपर इतना खरीदने की जरूरत नहीं है, आजकल ई स्टैंपिंग चलती है, जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट हुई वो आप गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दो, ठीक है, और उसका सर्टिफिकेट ले लो, सर्टिफिकेट आप अपने पेपर्स के ऊपर लगा दें और फिर आप उसको कर दें। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है रिसेंटली जो आपके घर वालों ने प्रॉपर्टी परचेज करी हो या सेल करी हो उसमें आपको स्टैम्प पेपर ना दिखे, तो पता चला आप घर में बवाल कर दें, ये इलीगल है, आपने इसमें स्टैम्प पेपर नहीं लगाया, सरकार को टैक्स नहीं दिया, डिस्प्यूट, पूरी कहानी बता दी उनको, डिस्प्यूट हो जाएगी तो ये दिक्कत आएगा, हम पढ़ के आ रहे हैं, पढ़ा एक जा पढ़, ये स्टैंपिंग है, तो ऊपर जो सर्टिफिकेट लगा होगा वो लिखा होगा कि दिस इज एन ई स्टैम्प, जिसका इतना इतना स्टैम्प का टैक्स जो है वो पे हो गया है। तो पुराने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें आज भी स्टैम्प पेपर मिलेगा, बट जो बड़े ट्रांजैक्शंस हैं दे आर नॉर्मली नाउ कवर्ड अंडर ई स्टैम्पिंग। हाँ बेटा, सारी जो मेरी है वो बेच सकते हैं। हाँ हाँ, तो वो कैसे बेच सकते हैं? तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर था, जो सरकार ने हमको दी है वो हम कैसे बेच सकते हैं? जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है वो आप बेच सकते हो, जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है वो आप नहीं बेच सकते हो। हाँ, तो देश में तो खून भी बहुत होते हैं, देश में तो खून भी बहुत होते हैं हमारे देश में सारे काम लीगल थोड़ी ना होते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? लीज पे भी देती, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे हमारे प्रॉपर्टीज हैं हमारी कंट्री में जो लीजेस पे दी हुई हैं, बट उनकी लीज पता है कैसी होती है? 100 years लीज या 999 years लीज, दैट इज यू आर द ओनर, आप उसमें ओनर मान ही लो, वो है तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। जैसे अगर आप मॉल रोड एरिया में जाएं तो उसका जो एक साइड है हीर पैलेस के ऑपोजिट वाला, वो पूरा लीज पे ही है, वो पूरा लीज पे है, वहां पे कोई आपने कभी अगर सुना हो तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टी लिखा जाता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब यू आर द ओनर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब गवर्नमेंट ओनर है लेकिन लीज पे दी है, लेकिन वो लीज है 999 ईयर्स की, ठीक है। तो वो मान लो कि आप ही ओनर हो, हम 999 में कौन सा हम जीने वाले हैं, ना बायर जीने वाला है, ठीक है, तो कोई क्लेम नहीं कर रहा, बट वो इतनी लंबी लीज होती है। तो आप जिसको बेचते हो वो झूठ बोल के नहीं बेच रहे हो, आप ये बोल के बेचते हो लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारे पास लीज पे थी, अब ये लीज आप पे कंटिन्यू हो जाएगी, बट यू विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी जैसे कैंट एरिया की जितनी प्रॉपर्टी होती है ये सब लीज पे होती है, इस पे कोई फ्री होल्ड नहीं होती। तो ये दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड, ठीक है। फिलहाल कोई प्रॉपर्टी आपके पास है नहीं जो बेचोगे ना, पहले कमाओगे फिर प्रॉपर्टी खरीदोगे। चलो, लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं हम लोग। ओके, देखिए कह रहे हैं इंट्रोडक्शन, registration means recording of contents of a document with a registering officer। सिर्फ इतनी लाइन पढ़ो, registration means recording of contents of a document with a registering officer, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट है वो हम किसके पास लिखवा रहे हैं? हम लिखवा रहे हैं रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास, ओके। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने जो डॉक्यूमेंट किया है, हमने जो ट्रांजैक्शन किया है उसकी रिकॉर्डिंग हम करवा रहे हैं रजिस्ट्रार के पास, रजिस्टरिंग ऑफिसर, रजिस्ट्रार जिसको बोल रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाता है? रजिस्ट्रेशन। द रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज सेट अप विद द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू डील रिगार्डिंग लैंड और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। कह रहे हैं ज्यादातर ये ट्रांजैक्शंस लैंड या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही ऐसे डिस्प्यूट्स आने के चांसेस होते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी में तो जिसके पास वो सामान है वो ओनरशिप क्लेम कर सकता है, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये नहीं कह सकते ना जिसके पास वो सामान है। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसका ओनर अलग है लेकिन पूरी लेट आउट है, अब रह रहे हैं वहां पर किराएदार लेकिन मालिक कोई और है। तो ये कह रहे इमूवेबल प्रॉपर्टी में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल कराया जा रहा है या दी जा रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। अ डॉक्यूमेंट विच इज रजिस्टर्ड बिकम्स मोर ऑथेंटिक एंड ट्रस्टेबल। जरा दूसरे एंड से समझिए, मान लीजिए आप बायर हैं,
चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं, आप इस बिल्डिंग को हमसे खरीदना चाह रहे हो, ठीक है। तो जब आप ये बिल्डिंग हमसे खरीदना चाहोगे तो आप सबसे पहले ये कहोगे कि आप हमें इस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर दिखाइए कि क्या आप इसके ओनर हैं भी कि नहीं है। वो ओरिजिनल पेपर क्या पेपर है, वही रजिस्ट्री। रजिस्ट्री से तो देखोगे, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाना तो सबसे पहले सेलर की ओरिजिनल रजिस्ट्री देखना कि हम देखें तो तुम ही ओनर हो कि नहीं हो। अब आपने हमसे कहा हमको रजिस्ट्री दिखाओ, रजिस्ट्री क्या हुई, वही स्टैम्प पेपर जो रजिस्ट्रार के ऑफिस में रिकॉर्डेड है। तो सबसे पहले तो आप मेरी रजिस्ट्री देखेंगे, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। क्या यही खत्म हो जाएगा? आप चाहें तो आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके क्रॉस चेक करवा सकते हैं। हो सकता है हम फर्जी रजिस्ट्री करके बैठे हो, ठीक है, तो डुअल चेक हो गया। पहले आपने मेरी रजिस्ट्री हमसे देखी, उसमें मेरा नाम लिखा था, आप सेटिस्फाई हो गए। वैसे तो 99% इसी में सेटिस्फेक्शन हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको मेरे ऊपर डाउट हो रहा है, जैसे पिछली बार हमने भरोसा तोड़ा था आपका, तो आपने कहा इस बार मैम के साथ कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो बड़ा सोच समझ के करेंगे, तो आप रजिस्ट्रार के ऑफिस गए और आपने वहां जाके पता किया कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है इसका मालिक कौन है। वहां आपको दिख गया कि हाँ मैम इसकी मालिक है, अब हम उनसे ये प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। अब सोच के देखो, अगर ये डॉक्यूमेंट, ये ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रार के पास ना लिखा हुआ होता तो मेरे पास कोई प्रूफ ना होता दैट आई एम द एक्चुअल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ओके, तो ये कह रहे हैं जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो ज्यादा ऑथेंटिक होता है एंड ट्रस्टेबल होता है। द रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइड्स द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी। जरा देखो क्या लिखा है, बोथ स्टैंपिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसफरिंग अ प्रॉपर्टी। मतलब कह रहे हैं स्टैंपिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसफरिंग अ प्रॉपर्टी, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करते वक्त दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्या? स्टैंपिंग एंड रजिस्ट्रेशन, ये दो चीजें, स्टैंप होना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एक ऑनलाइन बच्चे का डाउट आया है, कुछ कंपनीज लैंड बेचती हैं, उनके पास रजिस्ट्री नहीं होती, तो मत खरीदना उनसे। अगर किसी के पास उसकी रजिस्ट्री नहीं है तो फिर आप क्रॉस चेक करवाइए, ठीक है, सिंपली, कंपनी हो चाहे जो हो, ठीक है। अगर आप उनसे पूछ रहे हो कि भैया हम ये लैंड आपसे परचेज कर रहे हैं, या तो उनके पास रजिस्ट्री होगी, अगर उनके पास रजिस्ट्री नहीं है तो आप लैंड रिकॉर्ड्स में चेक करवा लीजिए, वहां पे भी उनका रिकॉर्ड नहीं है तो बिल्कुल मत खरीदिए वो प्रॉपर्टी। नहीं तो किसी लॉयर को हायर कर लीजिए, ठीक है, या फिर किसी सीएस को हायर कर लीजिए, ठीक है, खुद ही सीएस बन जाओगे, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, कि ये सब चीजें भी हैंडल कर सकें। हाँ बेटा, लैंड रिकॉर्ड्स में, हाँ एग्जैक्टली, क्लियर होने चाहिए। अब इसमें क्या होता है और चीज, जैसे मान लीजिए आपने पता करवाया कि इस लैंड के ओनर तो हम ही हैं, ठीक है, लेकिन जब आपने लैंड रिकॉर्ड्स में पता करवाया, रजिस्ट्री ऑफिस में पता कराया या म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में पता कराया, तो आपको पता चला कि बहुत सालों से हमने इसका हाउस टैक्स पे नहीं किया है, ठीक है। अब आप खरीदने के पहले हमसे क्या कहोगे? पहले हाउस टैक्स क्लियर करो, वाटर टैक्स क्लियर करो, तब हम परचेज करेंगे। और हो सकता है बेवकूफ हो, आपने कहा वाह मैम लैंड बेच रही है, लीजिए पैसा लाइए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन। आपको सारी चीजें चेक करनी चाहिए, तभी तो लोग लीगल सर्विसेज हायर करते हैं, तभी तो लोग लॉयर को बीच में लाते हैं, सीएस को बीच में लाते हैं कि भैया तुम पहले पूरा देख लो, चेक कर लो, सारी चीजें कंफर्म कर लो, देन आई एम गोइंग टू परचेज द प्रॉपर्टी। पैसा देने के पहले जो करना है कर लो। पैसा दे दिया, आपने कहा मैम पैसे रख लीजिए, चेकिंग हम बाद में करते रहेंगे, तो बाद में आपको चेक करने पे हम भी नहीं मिलेंगे, ये समझ लेना। ये समझ में आया क्या हुआ? आपने पैसा हमको दे दिया, हम लेके भाग गए, तो बाद में आप घर तो छोड़ो, आप हमें भी नहीं ढूंढ पाओगे। ओके, पैसा सबसे लास्ट में दीजिए, पहले 100% कंफर्म हो जाइए कि यस सारी चीजें हैं कि नहीं है, देन ओनली यू शुड गिव द मनी। ओके, हाँ बेटा, किस में रह रहे हैं? अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, ओनरशिप पे ना, रेंट पे नहीं बोल रहे हो ना, ओनरशिप में। हाँ हाँ, दो अलग कॉन्सेप्ट है। देखो रेंट में क्या होता है, जैसे कोई पर्सन, ये भी एक क्लॉज है, डीम्ड ओनरशिप मान ली जाती है। अगर कोई पर्सन बहुत सालों से रेंट पे रह रहा है तो फिर उसको वहां से हटाया नहीं जा सकता। इसीलिए लोग ना, आपने देखा होगा जो टेनेंट रखते हैं उसके साथ अग्रीमेंट करते हैं कि भाई हम चेंज करते रहेंगे या हर साल अग्रीमेंट रिन्यू करते रहेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो आज भी रेंट पे रह रहे हैं,
सालों से रह रहे हैं, 100 साल 2 साल से उनकी पीढ़ियां रह रही हैं रेंट पे, तो वो एक तरह से ओनर ही मान लिए गए, वो अपना ओनर ही मान लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है आज भी बहुत सारी ऐसी जगह है जिसका रेंट 15 रुपए 20 रुपए है, कॉलोनीज जो होती हैं, क्योंकि उन्होंने तब रेंट पे लिया था, ठीक है, तो उनका रेंट आज भी 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए है, तो दे आर कंसिडर्ड एज ओनर्स, इक्वल टू ओनर्स, इसको डीम्ड ओनरशिप माना जाता है। तो हैं वो रेंट पे, बट दे विल बी कंसिडर्ड एज द ओनर्स ओनली। एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ हाँ, क्या सही है। अब आप सोच रहे हो हमें पता चल जाए कहाँ मिल रहा है 15 रुपए। कॉलोनीज है बेटा जो बहुत पहले के टाइम पे दी गई हैं, तब से रह रहे हैं लोग उसमें, तो जब तक क्लेम नहीं है तब तक ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द टू मेक्स अ डॉक्यूमेंट मोर ऑथेंटिक। ये टू क्या चीज है, कौन सी दो चीजें, स्टैंपिंग एंड रजिस्ट्रेशन। कह रहे हैं ये दोनों चीजें जो हैं ये किसी भी ट्रांजैक्शन को ज्यादा ऑथेंटिक बनाती हैं and allows them to function smoothly without any hindrance. The Registration Act lays down all essential amendments that show the importance of registration of a document. The Registration Act 1908, ये है एक्ट का नाम, Registration Act 1908 is the law relating to registration of document। और अगली लाइन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये लाइन ओल्ड वालों में दी हुई है, ऊपर की 3-4 लाइनें ओल्ड में नहीं दी थी। The registration is of a document and not of a transaction। फिर से हम आपको बता रहे हैं ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस में ऐसा नहीं है। एक बात बताओ, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का है, कौन से साल का है, 1908, कितने साल हो गए, जोड़ने लग गए सब, हो गए, ठीक है, मतलब 100 साल के तो ऊपर ही समझ लो। अब ये सोच के देखिए, आपको लगता है कि आईसीएसआई के न्यू सिलेबस आने से ये लॉ चेंज हो गया? Are you understanding? It's nothing called कि न्यू सिलेबस में लॉ चेंज होगा, लॉ सेम रहता है। बस ये जितनी बातें इन्होंने ऊपर 4-5 लाइनें करी हैं जो लॉ नहीं है, ये इन्होंने खुद की लाइन लिखी है। ये अब ओल्ड सिलेबस में 4-5 लाइनें नहीं थी, ओल्ड सिलेबस में स्टार्टिंग में ये वाली लाइन दे दी थी, द रजिस्ट्रेशन इज ऑफ अ डॉक्यूमेंट नॉट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो न्यू में अब क्या होता है, जब उनको सिलेबस चेंज करना होता है तो उनको कुछ तो नया करना है, वरना बच्चा क्या सोचेगा, अरे नई बुक में क्या फायदा, पुरानी बुक भी तो वही थी। तो दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ नया करके दिखाते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। तो वो तूफानी के चक्कर में 4-5 लाइनें बढ़ा देते हैं, डब्बा डाल देंगे, एक फोटो बना देंगे और न्यू बुक बन गई, ठीक है, 4-5 केस क्लॉज डाल देंगे, तो कंटेंट एग्जैक्टली सेम है। इस लाइन का हमको बताओ, रजिस्ट्रेशन इज ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड नॉट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि डॉक्यूमेंट का? अगर हमने और आपने आपसी सहमति से बिना डॉक्यूमेंट बनाए ट्रांजैक्शन कर लिया, जैसा हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए हमारे आपके बड़े अच्छे संबंध है, हमने आपको प्रॉपर्टी दे दी, आपने हमको कैश दे दिया, और हमारे बीच में कोई लिखित ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, क्या रजिस्ट्री करवाएंगे इसकी? जब लिखित ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ तो रजिस्ट्री किस बात की होगी, ठीक है। यानी कि जब आप उसको रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट बना रहे हो तब रजिस्ट्री होगी। Registration is of a document and not of the transaction. I hope now this line is very clear. Okay. Documents affecting immovable property, कह रहे हैं जब हम immovable property को सेल करते हैं, गिफ्ट करते हैं, पार्टीशन करते हैं, रिलीज, मॉर्गेज, लीज, सेल अग्रीमेंट, ये अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, are some of the compulsory registrable documents। अब जरा आ जाइए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यही हमने आपको बताया था कि इस एक्ट के हिसाब से कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है। सबसे पहले पढ़ रहे हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स, जो कि दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन 7 में। डॉक्यूमेंट्स विच आर कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल, दीज आर, सेक्शन 17 है, ये मिसप्रिंट है, वही मेरे को लगा, नीचे देखो लिखा है 17 कर लो। अब देखो तूफानी करने में ऐसा हो जाता है इनसे, वही मुझे लगा ये रातों रात सेक्शन कैसे चेंज हो गया। देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स विच आर कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल। सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट लेज डाउन ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर कंपल्सरली रजिस्टर्ड एंड रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। अब फर्स्ट देखो क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिफ्ट क्या होता है? कभी दे के देखो हमें, हम आपको कहते हैं ना प्रैक्टिकल करो, कभी हमको गिफ्ट दे के देखो, समझ में आ जाएगा। गिफ्ट में क्या नहीं होता, क्या नहीं होता? कंसिडरेशन नहीं होती। अब आप सोच रहे हैं गिफ्ट में क्या चीज नहीं होती? अरे कंसिडरेशन नहीं होती। कोई भी चीज जो आप हमें विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हो दैट इज अ गिफ्ट।
व्हाट आर द टू पार्टीज इन गिफ्ट? दो पार्टीज कौन होती हैं, क्या कहते हैं उनको हम लोग, सुना है कभी? गिफ्ट के केस में दो पार्टीज होती हैं, जो गिफ्ट देता है उसको हम लोग कहते हैं डोनर, ठीक है, पहले सुन लो सिर्फ, बाद में लिखना। जो गिफ्ट देता है उसको हम लोग कहते हैं डोनर, और जिसको गिफ्ट मिलता है उसको हम लोग कहते हैं डोनी, धोनी नहीं, डोनी, ठीक है। तो गिफ्ट की दो पार्टीज कौन हो गए, ट्रांसफरर जो दे रहा है, डोनर, ठीक है। ये अर वाले जो भी होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं, ठीक है, और ये जो लास्ट में ई वाले होते हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ लेते हैं, ये कौन हो गए, डोनी, ठीक है। तो गिफ्ट में दो पार्टीज होते हैं, डोनर एंड डोनर। मान लीजिए हम आपको गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो हम हो गए ओनर यानी कि डोनर, और आपको हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं यानी आप हो गए डोनी। दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ गिफ्ट, यानी हमने आपको प्रॉपर्टी दे दी लेकिन बदले में हमने आपसे कोई भी अमाउंट नहीं लिया। अब गिफ्ट के केस में समझिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, जब हम आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में, उसकी भी हमको डीड बनानी पड़ती है, डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं गिफ्ट डीड। जैसे सेल डीड बनती है, डीड का मतलब समझ रहे हो, वही कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेल डीड में सेल हो रही होगी, तो बताओ गिफ्ट डीड में क्या हो रहा होगा, गिफ्ट दिया जा रहा होगा, उसमें भी यही लिखा होगा कि डोनर जो है वो इस प्रॉपर्टी के ओनर है और डोनर ये प्रॉपर्टी डोनी को दे रहे हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, और इस ट्रांजैक्शन के बाद डोनी विल बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। दिस डीड इज नोन एज द गिफ्ट डीड। अगर कोई पर्सन किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है तो इस ट्रांजैक्शन यानी इस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, ठीक है। यानी वो गिफ्ट इफेक्टिव तभी होगा जब उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगली बात समझिए। मान लीजिए क्वेश्चन पूछते हैं जरा आपसे, मान लीजिए एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। ये जो है ये है डोनर और ये जो है ये है डोनी, यानी कि ए जो है वो बी को गिफ्ट दे रहे हैं। ए ने बी को गिफ्ट दिया है और बी ने वो गिफ्ट एक्सेप्ट किया है। सबसे पहली चीज, गिफ्ट हमेशा कंप्लीट होता है जब वो एक्सेप्ट हो जाए। आपने हमको गिफ्ट दिया, हमने लिया ही नहीं, कंप्लीट हो गया नहीं। गिफ्ट किस दिन कंप्लीट होता है, जिस दिन वो एक्सेप्ट होगा। तो ए ने बी को गिफ्ट दिया और लेट से 12 अगस्त को इन्होंने वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और 20 अगस्त को इन्होंने इसकी रजिस्ट्री करवाई। पहले तो मैं ये बताओ, ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शन समझ में आ रहे हैं? 12 तारीख को बी ने वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया और 20 अगस्त को दोनों मिलके गए और उन्होंने इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई। हमको ये बताओ ये गिफ्ट कंप्लीट किस दिन से माना जाएगा, 12 अगस्त से या 20 अगस्त से? हाउ मेनी ऑफ यू से 12 अगस्त एंड हाउ मेनी, पहले हाउ मेनी ऑफ यू से 12 अगस्त? 12 अगस्त, जिस दिन डोनी ने कंप्लीट कर लिया उस दिन से गिफ्ट कंप्लीट माना जाएगा। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू से 20 अगस्त? बाकी सब लोग कह रहे हैं 20 अगस्त। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए उनसे हम पूछना चाहेंगे कि वो थर्ड ऑप्शन कौन सा है। ऋतिक बताओ, 12 कि 20? 12, ओके। और हाँ बेटा 12, तो 12 में भी तो हाथ नहीं उठाया था, अच्छा तब सोच रहे थे, ये सही है। तो 12 वाले फिर से हाथ उठाएं, 12 तारीख को कंप्लीट हो गया गिफ्ट। फुल हैंड प्लीज, थोड़ा कम दिखता है हमको, उम्र हो गई ना हमारी, ठीक। और 20 वाले Y20 क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुआ है, Y12 क्योंकि ओके, ये सेइंग कि 12 अगस्त को उसने एक्सेप्ट कर लिया, गिफ्ट तो कंप्लीट ही हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे भी कोई 12 लिख रहे, कोई 20 लिख रहे, 12 20 बोली लग रही है। अच्छा, तो पहले तो आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। आंसर अभी देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि गिफ्ट कंप्लीट किस दिन से माना जाता है, जिस दिन एक्सेप्ट होता है या जिस दिन रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्रेशन इज ओनली एंड ओनली अ लीगल फॉर्मेलिटी। लीगल फॉर्मेलिटी का मतलब समझते हो? लीगल फॉर्मेलिटी मतलब सिर्फ लीगली रिकॉर्ड्स में चढ़वाने के लिए वो एक लीगल फॉर्मेलिटी है। गिफ्ट कंप्लीट हो जाता है फ्रॉम द डे इट इज एक्सेप्टेड। आई बात समझ में? जिस दिन एक्सेप्ट हुआ है
उस दिन से गिफ्ट कंप्लीट है। हमने ये नहीं पूछा वैलिड है इनवैलिड है क्या है, हमने कहा कंप्लीट किस दिन हुआ। गिफ्ट कंप्लीट उस दिन से होता है जिस दिन वो एक्सेप्ट हो गया, भले ही अभी उसका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो। रजिस्ट्रेशन करवाना सिर्फ और सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी है। बायर और सेलर, रादर डोनर और डोनी के बीच में बताओ ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट हो गया? 12 अगस्त को। डोनर और डोनी की नजरों में वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया 12 अगस्त को। रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड्स में कब चढ़वाया उन्होंने? 20 अगस्त को। तो ये लाइन हमेशा ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि गिफ्ट कंप्लीट होता है किस दिन से? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। अब देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन केस वेयर डोनर डाइज बिफोर रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब मर गया, ये तो समझ आ रहा है। मतलब ये हुआ 15 अगस्त को डोनर को बहुत ज्यादा आ गई देशभक्ति की भावना, 12 अगस्त को गिफ्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है। 15 अगस्त को उसके अंदर बड़ी ज्यादा देशभक्ति की भावना आ गई, और इतनी भावना आ गई कि उसने क्या कर लिया, वो मर गया डोनर, ठीक है। अब बताओ गिफ्ट कंप्लीट हुआ कि इनकम्प्लीट हुआ? कंप्लीट हुआ कि इनकम्प्लीट हुआ? अपने ऊपर लेके देखना, समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट करी और आपने प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। रजिस्ट्री अभी नहीं हुई, हमने सोचा तभी चले जाएंगे 4-5 दिन में रजिस्ट्री में। उसके बाद हमारी डेथ हो गई। अगर हमारी डेथ हो गई लेकिन आप वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर चुके थे, तो वो गिफ्ट कंप्लीट मान लिया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, भी आगे क्वेश्चन भी है इसमें, ठीक है। वो गिफ्ट कंप्लीट मान लिया जाएगा। अब जो डोनी है, ठीक है, वो अकेले वो पेपर्स लेके जाएगा किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। कंप्लीट का मतलब समझो, ऐसा नहीं कि हमने तुमको बोलिए लो गिफ्ट। कंप्लीट का मतलब हमारी डीड बन चुकी है, ठीक है, हमारी डीड बन चुकी है, डोनर साइन कर चुका है। साइन करने के बाद डोनर की डेथ हो गई, तो साइन तो हो गया ना। अब समझ में आई, और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। तो हमने आपको वो गिफ्ट डीड दी, हमारा साइन हो गया, आपका साइन हो गया, अभी तक वो डॉक्यूमेंट लेके हम रजिस्ट्रार के पास नहीं गए। तो गिफ्ट इज कंप्लीट फ्रॉम द डेट इज एक्सेप्टेड, दैट मींस फ्रॉम द डेट इज बीइंग साइंड बाय द डोनी। डोनर और डोनी का साइन हो गया। अब समझो वो डीड बन गई है, डोनर की डेथ हो गई, तो डोनी क्या करेगा? वो डीड लेके अकेले जाएगा किसके पास? रजिस्ट्रार के पास, उसको रजिस्ट्री करवा देगा, और वो डीड इक्वली वैलिड मानी जाएगी, जैसे कि तब मानी जाती अगर डोनर जिंदा होता। अब क्लियर है? ठीक है। विदाउट सिग्नेचर में तो डोनर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो डिनाई कर देंगे। समझ में आया क्या बोला? अगर आप इंडेप्थ पूछोगे तो हम भी इंडेप्थ आंसर देंगे। अगर डोनर ने, हमने आपसे कहा हम तुमको अपनी प्रॉपर्टी दे देंगे, साइन नहीं है तो फिर दे देंगे में तो क्या, ऐसे तो हम ताजमहल भी आपको बेच चुके हैं। किस पे करके दे दिया? नहीं तो अगेन डिस्प्यूट अगर हुई है तो प्रॉब्लम आएगी, अगर डिस्प्यूट नहीं है तो ठीक है, और नहीं तो क्या। डीड अगर नहीं है तो कोई प्रूफ नहीं है कि गिफ्ट था। ऐसे तो हम मर गए, आप आ गए, जैसे ही हम जिस दिन मरे उसी दिन आप आ गए, आपने कहा मैम तुमसे आखिरी क्लास में यही बोल के गई थी कि सारी मेरी प्रॉपर्टी आज से तुम लोग की। ऐसे थोड़ी मान लिया जाएगा। यू हैव टू हैव अ डीड, ठीक है। रजिस्टर, अगेन हम भी यही बात बोल रहे हैं, डीड बनना अलग बात है, रजिस्ट्री होना अलग बात है। डीड आपकी और उसकी बन गई, रजिस्ट्री कब हो रही है? डेथ के बाद, दैट इज अलाउड। समझ आ गया सबको कॉन्सेप्चुअली? देखो क्या लिखा हुआ है, in case where the donor dies before registration, the document may be presented for registration after his death, and if registered it will have the same effect as the registration in his lifetime. On registration, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो जरा, देखो क्या लिखा है। On registration, the deed of gift operates as from the date of execution. Registration होने के बाद वो डीड ऑपरेटिव किस दिन से मानी जाएगी? जिस दिन से रजिस्ट्री हुई है, जिस दिन से वो अग्रीमेंट हुआ था, जिस दिन से अग्रीमेंट हुआ था, जिस दिन से एक्सेप्ट हुई थी। आ गई बात समझ में? जब रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद जिस दिन डीड एक्सेप्ट हुई थी उस दिन से वो डीड कंप्लीट मानी जाएगी। एनी डाउट? ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, अगली लाइन में देखो एक केस लिखा है, कल्याण सुंदरम वर्सेस करुअप्पा। देखिए जरा क्या लिखा है,
वाइल रजिस्ट्रेशन, बताना ये लाइन समझ आई कि नहीं, वाइल रजिस्ट्रेशन इज अ नेसेसरी सोलेमिनिटी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी तो है, इट डज नॉट सस्पेंड द गिफ्ट अंटिल रजिस्ट्रेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस। मतलब बताओ इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराना इज अ नेसेसरी सोलेमिनिटी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अ गिफ्ट, गिफ्ट को वैलिड होने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी तो है, लेकिन इट डज नॉट सस्पेंड द गिफ्ट अंटिल रजिस्ट्रेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस। मतलब वैलिड किस दिन से हो जाएगा, जिस दिन एक्सेप्ट हुआ है, कह रहे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद वो वैलिड उस दिन से माना जाएगा जिस दिन से गिफ्ट एक्सेप्ट हुआ था। When the instrument of gift has been handed over by the donor to the donee and accepted by him, the former has done everything in his power to complete the donation and to make it effective. तो डोनर मैक्सिमम क्या कर सकता था, डोनर को उस अग्रीमेंट पे साइन करना था और साइन करके देना था। अगर डोनर ने ये दे दिया, उसकी नजरों में गिफ्ट कंप्लीट हो गया, भले ही उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, डोनी अकेले जाके रजिस्ट्री करवा सकता है और वो गिफ्ट डीड वैलिड मानी जाएगी। क्या आप हमको बता सकते हैं हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ये पढ़ रहे थे कौन से डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट अगर हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी तो है, लेकिन वो इफेक्टिव किस दिन से माना जाएगा, जिस दिन से एक्सेप्ट हुआ है। क्लियर? अच्छा एक काम करिए जरा, देखो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहले तो वो जो ब्लॉक में एग्जाम्पल लिखा है वो पढ़ लो, ये तो समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे जो इलस्ट्रेशन लिखा है जरा ये पढ़ो। पढ़ लिया? क्या हुआ पहले बताओ, इलस्ट्रेशन समझ में आया, कुछ अजीब लगा क्या? क्या आपके दिमाग में ये आया अभी वहां तो कह रहे थे, उसमें तो लिखा था, इसमें तो ये लिखा है, तभी हमने आपके लिए कुछ लिख दिया। क्या लिखा? योर होमवर्क। ये आज का आपका होमवर्क है। यहाँ लिखा है ए गिफ्ट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी, ए ने बी को इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करी एंड डिड नॉट रजिस्टर द गिफ्ट डीड, और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और वो मर गया। ठीक है, द डीड ऑफ गिफ्ट विल नॉट हैव इफेक्ट एंड कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल अंडर लॉ बिकॉज इट्स रजिस्ट्रेशन वाज कंपलसरी। अभी हम लोग पीछे क्या पढ़ के आ रहे थे कि इवन इफ उसकी डेथ हो जाए तो भी वो रजिस्ट्री हो सकती है। तो आपको हमको सोच के ये बताना है कि ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने। कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आया हुआ क्या, क्या नहीं किया, डीड पे साइन नहीं किया, पक्का? चलो होमवर्क लेकर जाइए, ठीक है, कल सोच के आइएगा नेक्स्ट टर्न पे, फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर ये 2 लाइन थी जो हमने यहाँ छोड़ी थी, ये भी रीड कर लीजिएगा। ठीक है, एक और छोटा सा होमवर्क है, जरा ये पता करके आओ ये क्या लिखा है, म्यूला, ये क्या होता है, इसको गूगल पे सर्च करके आइएगा। ठीक है, म्यूला रजिस्ट्रेशन एक्ट 1998 पेज 36, ये क्या होता है सर्च करिए, कई जगह आपको बुक में मिलेगा, तो इसको जरा एक बार सर्च करके आइएगा और ये वाले इलस्ट्रेशन का आंसर सोच के आइएगा, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। इलस्ट्रेशन 2 में क्या हुआ, कुछ बच्चे बुक बंद कर चुके हैं, अब क्या 2 में क्या दिक्कत हुई? 2 में तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 2 में प्रॉपर्टी कौन सी है, मूवेबल। ठीक है, फाइन, चलिए इसके आगे वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं प्लीज ऑफलाइन क्लासेस आइए, ऑनलाइन में